हमारी पृथ्वी और सौरमंडल काफी ज्यादा यूनिक हैं। ये ब्रह्मांड में ढूंढा गया इकलौता ऐसा सोलर सिस्टम है जहां पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक हर दिन अंतरिक्ष में कोई ना कोई डिस्कवरी करते रहते हैं और अब जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप के आने की वजह से इन डिस्कवरीज की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। इतने सालों से रिसर्च करते करते वैज्ञानिक एक बात तो समझ चुके हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह अंतरिक्ष में ढूंढना एक बहुत ही कठिन बात है। इसकी अपने तारे से दूरी, इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स, इसका वायुमंडल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी रोटेशनल एंड रिवोल्यूशनरी वेलोसिटी, सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। यही कारण है कि हम इंसान और करोड़ों जीव जंतु यहाँ पर सही सलामत जीवित रह पा रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में काफी सारे ऐसे यूनिक ग्रह और सौरमंडल मिलते रहते हैं जो उनको आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसा ही एक स्टार सिस्टम है अल्फा सेंटोरी नाम का। ये हमारे सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद सोलर सिस्टम है और आज हम आपको इसके एक सफर पर ले जाने वाले हैं। इसलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी अनोखी यात्रा पर जो आपके होश उड़ा देगी। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के बारे में हम इंसान बहुत पुराने समय से जानते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर के आसमान में क्लियरली विजिबल रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में एक तारा मौजूद है, उसी तरीके से अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में एक या दो नहीं बल्कि 3 तारे मौजूद हैं। इन तारों के नाम हैं अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले 2 तारों का नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी रखा गया, तो तीसरे का नाम इन दोनों से बिल्कुल अलग क्यों रख दिया गया? खैर, इसका सीधा सा कारण ये है क्योंकि ये तारा हम इंसानों के लिए थोड़ा स्पेशल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद तारा है। अंग्रेजी में प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मतलब होता है नजदीकी, और यही कारण है कि इस तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी रखा गया है। ये स्टार सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से 4.37 लाइट ईयर्स की एवरेज दूरी पर मौजूद है। वहीं प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार हमारे सूर्य से 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ये स्टार सिस्टम हमेशा से ही साइंस फिक्शन में काफी पॉपुलर रहा है, और वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि शायद इन 3 तारों के आसपास कुछ ग्रह भी मौजूद हैं। ये स्टार सिस्टम सेंटोरस नाम के बहुत ही फेमस तारामंडल में मौजूद है, और इनमें मौजूद ए और बी तारे सूर्य से काफी ज्यादा मेल खाते हैं। इन दोनों का साइज और तापमान ऑलमोस्ट सूर्य के जितना ही है, और ये दोनों आपस में मिलकर एक बाइनरी स्टार सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और एक साथ ही गैलेक्सी का रिवोल्यूशन करते हैं, यानी कि गैलेक्सी की परिक्रमा भी वह साथ साथ करते हैं। अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी को एक दूसरे का चक्कर लगाने में करीब 80 सालों का समय लगता है। इस स्टार सिस्टम का तीसरा तारा यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी इस बाइनरी सिस्टम से 0.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, जिसका मतलब बनता है 20 खरब किलोमीटर। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इन तारों का तापमान और साइज सूर्य जैसे येलो ड्वार्फ स्टार से ज्यादा नहीं होता है। अभी तक अल्फा सेंटोरी बी के आसपास 3 ग्रहों की खोज हो चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी इन ग्रहों को लेकर निश्चित नहीं है। उनके पास इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि वह 3 ऑब्जेक्ट ग्रह ही हैं या फिर कुछ और। खैर, 2016 में प्रॉक्सिमा सेंटोरी के ऑर्बिट में वैज्ञानिकों ने एक प्लैनेट की खोज की थी जो उस तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन तारे के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पानी अपने लिक्विड रूप में मौजूद होता है। इस एरिया में तापमान और रेडिएशन लेवल बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, यानी ना तो ज्यादा और ना ही बेहद कम। और हैबिटेबल जोन में जीव जंतुओं के पनपने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रह तक जाना ही हमारे लिए एक बहुत कठिन टास्क है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार हमसे 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी यहाँ जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ तक जाने में हमें 4 सालों से ज्यादा समय लगेगा। अब जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम इंसानों के लिए लाइट की स्पीड से चलना तो दूर बल्कि उसकी नजदीकी स्पीड से भी चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसे हाइपोथेटिकली अनंत ऊर्जा यानी इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम करना एक इम्पॉसिबल बात है। हम इंसानों द्वारा आज तक बनाई गई सबसे तेज चीज पार्कर सोलर प्रोब है। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसे सूर्य के कोरोना यानी ऊपरी एटमॉस्फेयर में रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसकी रफ्तार सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये 6,90,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है।
यानी कि करीब 200 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम इस रफ्तार से भी प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल ग्रह यानी प्रोक्सिमा बी पर जाने की कोशिश करते हैं, तब भी हमें वहां पहुंचने में 6000 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा, जो कि किसी भी तरीके से पॉसिबल और फीजिबल नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक होते हुए भी ये तारा और उसका ये ग्रह हमसे कितना दूर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वैज्ञानिकों के पास यहाँ तक जाने का कोई प्लान नहीं है। ऐसे काफी सारे स्पेसक्राफ्ट हैं जिनके जरिए हम बहुत तेज रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ तक कि समय तक को मोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे सभी स्पेसक्राफ्ट अभी सिर्फ थ्योरी में ही एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमारे पास आज पर्याप्त जानकारी और टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है अल्क्यूबेरी वार्प ड्राइव स्पेसक्राफ्ट का। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है जो अंतरिक्ष में ट्रैवल करने की बजाय अपने आगे और पीछे की स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है और उसके जरिए ही अंतरिक्ष में आगे बढ़ता रहता है। ये यान अपने अंदर मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करने में और पीछे के स्पेस को एक्सपेंड करने में करता है। इसी के जरिए वैज्ञानिक प्रकाश की रफ्तार से भी कई गुना तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फिजिक्स का कोई भी नियम नहीं तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट तो रेस्ट पर ही है। बस इसके आगे और पीछे का स्पेस ही मॉडिफाई हो रहा है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को भी हाइपोथेसाइज किया है जो एंटीमैटर को अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेगा और प्रकाश की रफ्तार से तो नहीं, लेकिन उसकी 50 से 75% स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। एंटीमैटर रेगुलर मैटर का अपोजिट होता है और जब एंटीमैटर और मैटर आपस में टकराते हैं तो 100% प्योर एनर्जी रिलीज होती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इसका मास, साइज और बाकी सारे फिजिकल फीचर्स बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं, बस फर्क होता है चार्ज का। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही इसके अपोजिट और एंटीमैटर पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है। यही कारण है कि जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो सब कुछ कैंसल आउट हो जाता है और 100% प्योर एनर्जी रिलीज होती है। अब मान लीजिए कि हम इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए प्रोक्सिमा सेंटोरी तक जाते हैं। सबसे पहले तो वहां जाने के बाद हमें यह दिखाई देगा कि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक बहुत ही लाल तारा है, जिसकी गर्मी सूर्य के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। हमें इस स्टार सिस्टम के बाकी दो तारे यानी अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी भी काफी दूरी पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये दोनों तारे एक दूसरे का चक्कर मात्र 80 सालों में लगा लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी को इन दोनों का चक्कर लगाने में पूरे 5.5 लाख सालों का समय लगता है। कई बार वैज्ञानिक इस बात पर भी डाउट करते हैं कि क्या सच में यह तारा अल्फा सेंटोरी का हिस्सा है या नहीं, पर पर्याप्त डेटा न होने की वजह से हम अभी भी इसका कोई क्लियर उत्तर नहीं दे सकते हैं। खैर, वहां जाने के बाद हमें दिखाई देगा प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगा रहा एक अनोखा ग्रह। इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का नाम दिया है और इसका मास हमारी पृथ्वी के ऑलमोस्ट बराबर ही है। इसे अपने तारे का एक चक्कर लगाने में 11 दिनों का समय लगता है, यानी यहाँ का एक साल हमारी पृथ्वी के 11 दिनों के बराबर होता है। अभी भी वैज्ञानिक इसके एग्जैक्ट कंपोजिशन के बारे में नहीं जानते हैं और ना ही उन्हें यह पता है कि इस ग्रह के पास वायुमंडल है या नहीं। लेकिन वैज्ञानिक काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये बताते हैं कि एक रॉकी प्लैनेट होगा, यानी इसकी सतह ठोस जमीन से बनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर लिक्विड्स होने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद भी ये नहीं बताया जा सकता है कि यहाँ पर किस कंपाउंड का लिक्विड मौजूद होगा। शायद यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हों जो कि शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर भी दिखाई देते हैं, या फिर अगर हम बहुत ही लकी निकले तो यहाँ पर लिक्विड वाटर भी मौजूद हो सकता है, जो कि जीवन के पनपने के लिए एक शुभ संकेत है। मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट वहां पर लैंड कर जाते हैं और वह सबसे पहले अपनी पृथ्वी की ओर नजर डालते हैं। वह अंतरिक्ष की उस दिशा में देखते हैं जहां पर पृथ्वी मौजूद है। उन्हें आसमान में पृथ्वी एक ब्लूइश शेड में दिखाई देगी। हालांकि यह भी हो सकता है कि इतनी दूरी के कारण इंटरस्टेलर डस्ट की वजह से कभी कभी पृथ्वी का व्यू प्रोक्सिमा बी से क्लियर नहीं होगा। खैर, मान लेते हैं कि पृथ्वी को देखने के बाद वह एस्ट्रोनॉट प्रोक्सिमा पर एक टेलीस्कोप सेट करने का प्लान बनाते हैं, जिससे वह पृथ्वी को और भी ज्यादा क्लियरली देख पाएं। जब वे इस टेलीस्कोप से पृथ्वी को देखेंगे तो उन्हें 4 साल पुराना नजारा देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट को भी अंतरिक्ष में ट्रेवल करने में समय लगता है। प्रोक्सिमा हमारी पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, यानी लाइट को पृथ्वी से वहां तक पहुंचने में 4 सालों का समय लगेगा।
और इसलिए हमें 4 साल पुरानी चीजें पृथ्वी पर दिखाई देंगी। अगर इसी तरीके से हम आज अंतरिक्ष में 6.5 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर एक टेलीस्कोप सेटअप कर दें और उससे पृथ्वी को देखें तो हमें पृथ्वी पर डायनासोर्स और उनकी तबाही देखने को मिलेगी। आप जितने भी तारे अपनी छत से आसमान में देखते हैं वह सब असली तारों का पास्ट रूप है। अगर उनमें से कोई भी तारा आज फट भी जाता है तो आपको हजारों लाखों सालों तक उसकी भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि उस लाइट को आप तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगने वाला है। अगर आप प्रॉक्सिमा पर रहते हुए कोई सिग्नल पृथ्वी पर भेजेंगे तो उस सिग्नल को भी थ्योरेटिकली 4.24 ईयर्स का समय लगेगा, और यह तब संभव हो पाएगा जब सिग्नल और पृथ्वी के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, जो एक क्लोज टू इम्पॉसिबल बात है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंतरिक्ष में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। अगर इन्हें किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कराया जाए तो इनकी रफ्तार तुरंत ही घट जाएगी, जैसा कि फोन से निकलने वाली रेडियो वेव्स के साथ होता है। जब किसी सिग्नल को प्रॉक्सिमा से पृथ्वी तक भेजा जाएगा तो उस सिग्नल के रास्ते में काफी सारे इंटरस्टेलर डस्ट और काफी सारे ऑब्जेक्ट आएंगे जो उसकी रफ्तार को धीमा करेंगे। ऐसे में अगर आप अपने पृथ्वी पर रहने वाले दोस्त को प्रॉक्सिमा से एक इंस्टाग्राम रील भेजेंगे तो उसे वहां तक पहुंचने में 5 से 10 सालों का समय लग सकता है, जो कि इतनी तेज स्पीड के बाद भी काफी स्लो दिखाई देता है। खैर, आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इतना आगे नहीं आए हैं कि किसी और ग्रह पर जाकर हम अपनी बस्तियां बसा सकें। हम अपने सोलर सिस्टम के ही ग्रहों को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो दूसरे सोलर सिस्टम में जाना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक किस साल में जा पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो की किस बात ने हैरान किया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा भी आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।